Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू टेस्टबुक.com। टेस्टबुक के ऑफिशियल बैंकिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, ये हमारा रिकॉर्डेड सेशन होगा। एज आई टोल्ड यू, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सम रीज़न आई हैड टू कम टू माय होम टाउन एंड यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू है। सो ये सेशन जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ पहले से, एंड ये रिकॉर्डेड सेशन आपको यहाँ पर देखना है। बट नेवरदलेस पूरा सेशन देखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ आपके एरर डिटेक्शन के सिलेबस में। सो गाइज, शुरू करते हैं आज का सेशन। एज यू ऑल नो, एसबीआई क्लरिकल एग्जामिनेशन बहुत जल्द आने वाली है, एंड फॉर दैट पर्पज इटसेल्फ वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज, जो हमारा डेली 1:30 PM को सेशन होता है। तो आज भी हमारा ये सेशन होने वाला है, एंड इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द 5th पार्ट ऑफ आवर एरर डिटेक्शन सीरीज। तो आज के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। एज यूजुअल क्वेश्चन आपके सामने आएगा। आई विल गिव यू 1 minute टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। आप सभी स्टूडेंट्स अपने अपने आंसर्स जो है वो नोट डाउन करके रखिए आपके डायरी में, एंड एट द एंड ऑफ द क्लास देखिए कि आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, क्योंकि ये सेल्फ एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बिकॉज सिंस दिस इज़ नॉट अ लाइव सेशन, थोड़ा रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको देखना पड़ेगा। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू एंड आई वुड अर्ज यू कि पूरा सेशन देखिए, एंड तक देखिए और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस सही आए और कितने क्वेश्चंस गलत आए। ठीक है, चलिए, स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का आज की क्लास में। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द सेशन। शुरुआत करते हैं हमारे सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। With more than 74% of all cases being asymptomatic and lockdown norms being relaxed, the state will have to be careful in managing the pandemic. ये हमारा सेंटेंस है। इस क्वेश्चन में कहां पर गलती है ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। With more than 74% of all cases being asymptomatic and lockdown norms being relaxed, the state will have to be careful in managing the pandemic. देखिए पोटेंशियल एरर कहां कहां पर है, देखते हैं। नाउ ये जब भी सेंटेंस की शुरुआत विथ के साथ शुरुआत होती है, सो ये एक मोस्टली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाली पार्ट होती है सेंटेंस की, है ना। तो एक्चुअल सेंटेंस हमारा यहां से शुरू हो रहा है, द स्टेट विल हैव टू बी केयरफुल इन मैनेजिंग द पैंडेमिक। दिस इज द मेन सेंटेंस। ये जो विथ मोर देन से लेके बीन रिलैक्स तक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है। फिर भी काफी बड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है, तो इसको टोटली इग्नोर तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एरर बनने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले जो मेन सेंटेंस होता है ना, उसको एनालाइज करते हैं। द स्टेट मतलब गवर्नमेंट, विल हैव टू बी केयरफुल। स्ट्रक्चर सही है पूरा का पूरा। किस चीज में केयरफुल रहना है? केयरफुल इन मैनेजिंग द पैंडेमिक। पैंडेमिक को मैनेज करने में केयरफुल रहना है स्टेट ने। मतलब यह है कि कॉमा के बाद आने वाला जो मेन सेंटेंस का हिस्सा है वो पूरा सही है। एज सच कोई एरर हमें नहीं मिलता। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसके तरफ चलते हैं। विथ मोर देन 74%, मोर देन, मोर के बाद देन लगता है, बिल्कुल चलेगा। 74% से ज्यादा ऑफ ऑल केसेस, ये भी सही लग रहा है ए पार्ट में। बीइंग एसिम्प्टोमेटिक, अभी यहां पर देखिए बीइंग लगा दिया आईएनजी वाला, और उसके बाद एंड लॉकडाउन नॉर्म्स बीइंग रिलैक्स्ड। पैरेललिज्म का एरर यहां पर दिखाई दे रहा है। देखो केसेस कैसे हैं, बीइंग एसिम्प्टोमेटिक आईएनजी वाला, और लॉकडाउन कैसा है, लॉकडाउन नॉर्म्स कैसे हैं, बीइंग रिलैक्स्ड V3 वाला। सो यहां पर V4 में मेंशन किया गया है, यहां पर V3 में मेंशन किया गया है। तो एंड के आगे और पीछे जो वर्ब्स हैं वो पैरेलल नहीं है, तो उनको पैरेलल करना पड़ेगा। तो अभी किसे पैरेलल करेंगे, चेंज किसे करेंगे? ये BEING को BEEN कर देंगे, या फिर ये BEEN को BEING बीइंग कर देंगे। दोनों में से किसे चेंज करेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से आपका आंसर चेंज हो जाएगा, है ना। B और C दोनों में से कोई आंसर आ जाएगा। सो हमारा एक चीज तो क्या है कि जो लेफ्ट टू राइट जाते समय अगर पहले मेंशन किया हुआ वर्ब सही है तो उसको सही मान के चलते हैं, और बाद में जो वर्ब आता है उसको गलत मान के चलते हैं। ये हमारा रूल है ना। सो क्या ये जो BING वाला बीइंग है, क्या ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है? तो इसका आंसर है नो, इट इज नॉट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, इट इज करेक्ट। तो अगर ये सही है
तो फिर इसे चेंज करना पड़ेगा, BEEN बीन नहीं आएगा यहाँ पर, BEING बीइंग रिलैक्स्ड होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये ज्यादा बेटर हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो सी पार्ट में एरर है, यहां पर आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जिन स्टूडेंट्स का आंसर सी आया है बहुत ही बढ़िया, करेक्ट आंसर है, वेरी वेरी गुड आंसर गाइज। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, ट्राई कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Success tastes the sweetest when it is achieved by many years of perseverance and the will to achieve and success. Now यहाँ पर देखिए बहुत सारे जगहें हैं जहां पर आपको एरर मिलने के चांसेस हैं। आप बोलोगे सर एरर होने के बहुत सारे चांसेस हैं। देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे पहले चेक करते हैं। सक्सेस ये सिंगुलर नेचर का सब्जेक्ट होता है ना। टेस्ट ये जो वर्ब है, ये वर्ब भी सिंगुलर नेचर का ही वर्ब है। मतलब क्या है कि हमारा सब्जेक्ट और हमारा वर्ब दोनों सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। स्वीटेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन के पहले आर्टिकल यहां पर द लगा हुआ है, तो बिल्कुल चलेगा। मतलब ए पार्ट में एज सच कोई एरर नहीं है। दूसरी बात, टेस्ट का टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला वर्ब है। आगे जाके अगर आप देखेंगे तो व्हेन आ गया। व्हेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैंने आपको पहले भी बताया है टेंसेस के बारे में, क्या है कि व्हेन के पहले अगर प्रेजेंट टेंस में कोई टेंस आता है तो व्हेन के बाद में भी प्रेजेंट टेंस में ही कोई टेंस आना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सो व्हेन के पहले वाला वर्ब जो है वो क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, तो व्हेन के बाद वाला भी प्रेजेंट टेंस में चाहिए। तो देखो इट इज अचीव्ड, ये इज के वजह से क्या बन गया, प्रेजेंट टेंस ही तो बन गया, है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है बस, सही है। सो ये प्रेजेंट और दूसरा भी प्रेजेंट, मतलब व्हेन के आगे और पीछे दोनों प्रेजेंट टेंस वाले वर्ब्स हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो व्हेन वाला एरर बन सकता था वो भी नहीं बना, रेक्टिफाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए इट, ये जो प्रोनाउन लिखा है वो किसके लिए है, सक्सेस के लिए। सक्सेस का नेचर सिंगुलर, इट का नेचर भी सिंगुलर, दोनों सिंगुलर सिंगुलर चलेंगे। इट के साथ इज लगा दिया, यहां पर भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेक्ट है। सो इट इज अचीव्ड बाय, टू बी प्लस V3 प्लस बाय, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला यहां पर बैठ गया। किससे अचीव होता है, मेनी ईयर्स। ईयर्स ये हमारे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ मेनी का इस्तेमाल चलेगा। मतलब बी पार्ट में भी कोई एरर एज सच नहीं मिला। बहुत सारे एरर्स होने के चांसेस थे, व्हेन की वजह से, इट की वजह से, है ना, या स्वीटेस्ट और टेस्ट की वजह से, मेनी की वजह से, लेकिन सारे अभी तक रेक्टिफाई हो रहे हैं। तो ए और बी में एज सच कोई एरर नहीं है। सी में देखते हैं, मेनी ईयर्स ऑफ व्हाट, मेनी ईयर्स ऑफ परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का मतलब होता है नेवर से डाई एटीट्यूड, है ना, गिव अप नहीं करने की क्वालिटी, कंटिन्यूअस एफर्ट्स करते रहना वो। एंड द विल, अभी देखो एंड के आगे आगे और पीछे वाले वर्ड्स देखते हैं किस चीज के हैं, मेनी ईयर्स ऑफ परसिवियरेंस, ये नाउन है ना हमारा, परसिवियरेंस नाउन है, या मेनी ईयर्स ऑफ परसिवियरेंस में मेनी ईयर्स भी नाउन है। सो एंड के पहले नाउन है, एंड के बाद भी नाउन आ गया। देखो द विल, विल मतलब इच्छा। सो ये जो विल है यहां पर नाउन की तरह यूज किया है, आर्टिकल द से पता चल गया। मतलब ये पहला वाला जो एंड है वो सही लिखा है, लेकिन आगे एक और एंड है, देखो दूसरा एंड। जब भी एंड दिखाई देता है तो पैरेललिज्म का एरर बनने के चांसेस बहुत होते हैं, है ना। तो एंड के आगे और पीछे कौन से स्ट्रक्चर आए हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। सो देखिए एंड के बाद है सक्सेस, जो कि एक नाउन होता है, और एंड के पहले है अचीव, जो कि एक वर्ब होता है, 2 + V1, है ना। सो ये पैरेलल नहीं है। द विल टू अचीव एंड सक्सीड, अचीव अगर वर्ब है तो ये भी वर्ब फॉर्म में चाहिए, तो सक्सेस का वर्ब फॉर्म क्या होता है, सक्सीड, SUCCEED। ये वर्ड यहां पर होना चाहिए, सक्सेस वर्ड नहीं चलेगा। इसका मतलब डी पार्ट में आपका एरर है, और करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ने से कभी कभी वन गो में भी समझ में आएगा आपको कि डी पार्ट में ही एरर है। नहीं समझ में आ रहा है तो ये सारी चीजें करनी पड़ती है, एक एक करके सारे पार्ट्स को ऑब्जर्व करके जो पोटेंशियल एरर्स हैं उनको सॉल्व करके आगे बढ़ना होता है। कहीं ना कहीं अटक जाओगे और जहां पर अटकोगे वहां पर आपको एरर मिलेगा। ओके चलिए, बहुत बढ़िया। जिन लोगों का आंसर डी आया है, वेरी वेरी गुड गाइज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट्स।
Third question is on your screens. Football is more popular than many other sports because of its simplicity and its widely acceptance throughout the world. फुटबॉल जो है वो बहुत सारे दूसरे स्पोर्ट्स से ज़्यादा पॉपुलर है. रीज़न क्या है? क्योंकि उनकी एक तो सिंप्लिसिटी, द गेम इज़ वेरी सिंपल, तो उस गेम की सिंप्लिसिटी और उस गेम का वाइडली एक्सेप्टेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड. पूरे दुनिया भर में लोग उस गेम को एक्सेप्ट करते हैं कि अपना गेम है करके, है ना. इसलिए ज़्यादा फेमस है फुटबॉल बाकी गेम्स के कंपैरिजन में. तो काफ़ी सिंपल सा सेंटेंस है और एरर भी जनरली बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको. सो जिन्होंने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है गाइस. डी आंसर में ही गड़बड़ है, डी पार्ट में गड़बड़ है. कहाँ गड़बड़ है? यहाँ पर गड़बड़ है ना. एक्सेप्टेंस ये एक नाउन होता है, और कैसा एक्सेप्टेंस? तो ऐसा एक्सेप्टेंस. नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? हमें एडजेक्टिव देता है. लेकिन वाइडली ये एडजेक्टिव है क्या? वाइडली इज नॉट एन एडजेक्टिव. वाइडली जो दिया हुआ वर्ड है वो एडवर्ब है, और हमें एडजेक्टिव चाहिए. एडजेक्टिव फॉर्म कैसा बनेगा? वाइड बनेगा. ly हटा दो बस. wide, वाइड जो है वो इनफ है. वाइड एक्सेप्टेंस विल बी आवर करेक्ट स्ट्रक्चर. दैट्स वाई मॉडिफायर का एरर है, गलत मॉडिफायर यूज किया है पार्ट डी में, एंड द करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी. बाकी सब देखिए सही है. मोर पॉपुलर में मोर लगा दिया, मोर के बाद दैन लग गया, कंपैरेटिव डिग्री वाला, ये भी चलेगा. फुटबॉल सिंगुलर, इज सिंगुलर, चलेगा. मोर पॉपुलर देन मेनी अदर स्पोर्ट्स, दूसरे स्पोर्ट्स से ज्यादा पॉपुलर है, चलेगा. बिकॉज ऑफ चल जाएगा. इट्स मतलब फुटबॉल की सिंप्लिसिटी, पोजेशन एक्सप्रेस किया है, एंड फुटबॉल की एक्सेप्टेंस. और कैसे एक्सेप्टेंस? वाइड एक्सेप्टेंस. समझ में आ रहा है? इसलिए डी पार्ट में एरर है. डी इज योर करेक्ट आंसर. सो इट वॉज अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन हियर, नथिंग डिफिकल्ट. आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन्स. ट्राई कीजिए सभी स्टूडेंट्स. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. ट्रिकी है सेंटेंस, समझना थोड़ा सा. काइंडनेस इज एन एवरलास्टिंग ट्रेट, एंड demonstrating this in leadership position build trust among members of the team and is beneficial for organization as well. Take your time, 30 seconds, 1 मिनट का समय लीजिए. चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं and then try to figure out the answer. चलिए सेंटेंस को एनालाइज करते हैं गाइस. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. नाउ इस सेंटेंस को 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं. पहला हाफ है ये, अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है. काइंडनेस इज एन एवरलास्टिंग ट्रेट. काइंडनेस हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब बनेगा. सब्जेक्ट वर्ब बन गया मतलब सेंटेंस बन गया. काइंडनेस का नेचर सिंगुलर है, इज का नेचर भी सिंगुलर है. दोनों सिंगुलर सिंगुलर दोनों चलेंगे. क्या है? एन एवरलास्टिंग ट्रेट. ट्रेट मतलब एक क्वालिटी है ना, एक अच्छी क्वालिटी. तो काइंडनेस के लिए ट्रेट यूज किया है. कैसा ट्रेट? एवरलास्टिंग. एवरलास्टिंग मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है. सो एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन को. बिल्कुल सही यूज किया है. एवरलास्टिंग का प्रोनाउंसिएशन कैसे है? वॉवल साउंड का प्रोनाउंसिएशन है. तो एवरलास्टिंग के पहले ये जो एन लिखा है ये भी चलेगा. मतलब ये है कि ये जो ए पार्ट में है कोई एरर नहीं है, पूरा पूरा सही सेंटेंस. नाउ यहां पर ये एंड क्या कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है. इट इज एक्टिंग एज अ कंजंक्शन. और ये नया फ्रेश सेंटेंस हमारा शुरू हो गया. डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस. डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस, दिस मतलब क्या? डेमोन्स्ट्रेटिंग काइंडनेस, है ना. सो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिंग है ये एक जीरंड की तरह यूज किया गया है. अभी जीरंड की स्पेशलिटी क्या होती है? जीरंड्स क्या होते हैं? आप सबने जीरंड्स पढ़े होंगे. जीरंड्स की स्पेशलिटी ये है, दे लुक लाइक अ वर्ब. दे लुक लाइक अ वर्ब V4 फॉर्म में, ING फॉर्म में, बट
they act as a noun. They look like a verb but they act as a noun. दिखने में वर्ब जैसे दिखते हैं, काम करते हैं नाउन का, इसीलिए इन्हें वर्बल नाउन्स भी कहते हैं, इसीलिए इन्हें वर्बल नाउन्स भी कहा जाता है. सो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिंग है टेक्निकली एक जीरंड है क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत में आ गया. जैसे अगर मैं कहता हूं ना कि स्विमिंग इज माय फेवरेट हॉबी, स्विमिंग इज माय फेवरेट हॉबी, अगर ये सेंटेंस मैंने बोल दिया तो इसमें स्विमिंग ये वर्ब नहीं है, स्विमिंग ये नाउन है, इज हमारा वर्ब बन जाता है. एंड व्हाट इज माय फेवरेट हॉबी, तो स्विमिंग इज माय फेवरेट हॉबी. सो ये जो स्विमिंग है दिखने में वर्ब जैसा है लेकिन काम कर रहा है नाउन का, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का. सो स्विमिंग आपका क्या बन जाता है, जीरंड बन जाता है. ये ऐसे यूज करते हैं ना जीरंड को वर्ब के पहले. वैसे ही यहां पर जो वर्ब है वो है बिल्ड, ये आपका वर्ब है. डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस इन लीडरशिप पोजिशन, ये आपका पूरा सब्जेक्ट बनेगा. इसमें डेमोन्स्ट्रेटिंग जीरंड है, दिस ये प्रोनाउन यूज किया है उसी काइंडनेस के लिए. इन लीडरशिप पोजीशन ये भी दूसरा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है आपका. तो क्या करते हैं, पहले प्रीपोजिशन के पहले वाले को चूज करते हैं एज योर सब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट हमारा डेमोन्स्ट्रेटिंग बन जाएगा. जीरंड जब सब्जेक्ट की तरह आता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है. सो डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस का वर्ब कौन है, डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस का वर्ब है बिल्ड. लेकिन वर्ब तो प्लूरल में लिखा हुआ है, बिल्ड तो प्लूरल में है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है. चलेगा क्या, नहीं चलेगा. सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का एरर है. डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस इन लीडरशिप पोजीशन बिल्ड्स, BUILDS, बिल्ड्स ट्रस्ट अमंग द मेंबर्स ऑफ द टीम एंड इज बेनिफिशियल. देखो आगे एंड के बाद आ गया इज, फिर से ये वर्ब सिंगुलर है इज, तो ये वर्ब भी तो सिंगुलर होना चाहिए था ना, बिल्ड्स होना चाहिए था एस लगा के, तब जाके ये सेंटेंस आपका सही बनेगा. इसका मतलब ये एकदम सिंपल सा सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का एरर है, बस वो दिखना चाहिए. बहुत बार ये दिखता नहीं है. डेमोन्स्ट्रेटिंग को हम वर्ब की तरह मान लेके चलते हैं, बट डेमोन्स्ट्रेटिंग इज नॉट अ वर्ब, इट्स अ जीरंड एंड ट्रीट इट लाइक अ जीरंड. दैट्स व्हाई बिल्ड्स इज गोइंग टू बी आवर मेन वर्ब. समझ में आ गया. तो यहां पर सी पार्ट में एरर है, सी आंसर इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर. बहुत ही बढ़िया, जिन्होंने सी आंसर दिया है एब्सोल्युटली ब्रिलियंट गाइज, वेरी वेरी गुड आंसर्स. ओके चलिए, बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन या फिफ्थ क्वेश्चन, दिस इज द ईद स्पेशल, द टेक्स्ट बुक ईयरली पास विच इज अवेलेबल एट जस्ट ₹299. 320 से ज्यादा एग्जाम्स और 17,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं. तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. इसके अलावा अगर आप कोई पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई डिटेल्ड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये मेरा कोड है कौस्तुभ M, दिस इज माय कोड. इस कोड को अगर आप यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी पेड बैच ऑन द टेक्स्ट बुक ऐप. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स, ट्राई कीजिए सभी स्टूडेंट्स. फॉर पुअर पीपल, municipal schools are preferable over private schools as there is no burden of any school fees on parents. गरीब लोगों के लिए म्यूनिसिपल स्कूल जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल होती है, किसके कंपैरिजन में, प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में. क्यों, क्योंकि फीस का बर्डन नहीं होता पेरेंट्स के ऊपर. ये आपका सेंटेंस है. यहां पर एरर कहां है गाइज, एनीवन? इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट में एरर है. कहां पर बी पार्ट में एरर है, यहां पर बी पार्ट में एरर. ओवर के जगह क्या लगेगा, टू लगेगा. नाउ जिन्होंने फिक्स्ड प्रीपोजिशंस पढ़े हैं, जिन्होंने फिक्स्ड प्रीपोजिशंस पढ़े हैं उनको पता है कि प्रेफर या प्रेफरेबल, ये जो वर्ड होते हैं प्रेफर या प्रेफरेबल, इनके बाद आने वाला जो प्रीपोजिशन होता है वो हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं. आई प्रेफर टी ओवर कॉफी नहीं बोलते, आई प्रेफर टी टू कॉफी. तो ओवर के जगह टू ही आता है हमेशा. इसका मतलब ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन का एरर है, बी पार्ट में गलती है. बी आंसर इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर. ठीक है, बाकी सब सही है. देखिए, फॉर पुअर पीपल, गरीब लोगों के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. म्यूनिसिपल स्कूल्स प्लूरल है. आर प्रेफरेबल, आर भी प्लूरल है, चलेगा. प्रेफरेबल टू, बाकी प्राइवेट स्कूल्स, ये भी चलेगा. एज मतलब बिकॉज, कंजंक्शन का काम कर रहा है. तो देयर के बाद नया फ्रेश सेंटेंस शुरू हो जाएगा हमारा.
नाउ देयर के साथ जब सेंटेंस की शुरुआत होती है तो पहले वर्ब आता है, इज आपका वर्ब है, और वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, नो बर्डन ऑफ एनी स्कूल फीस, बर्डन बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। बर्डन का नेचर सिंगुलर, इज का नेचर भी सिंगुलर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहां पर भी चलेगा। किस चीज का बर्डन? बर्डन ऑफ एनी स्कूल फीस, किसके ऊपर? पेरेंट्स के ऊपर, चल जाएगा। सो बाकी कोई एरर एज सच नहीं है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन का एरर निकला पार्ट बी में, बी आंसर इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? इसीलिए फिक्स्ड प्रीपोजिशंस का नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स, गिव इट अ ट्राई। स्कोर मेंटेन करते चलिए गाइस, कितने सही हो रहे, कितने गलत हो रहे, और कहां गलतियां हो रही है ये भी ऑब्जर्व कीजिए, बिकॉज सेल्फ लर्निंग इज द की हियर। गलतियां करना गुनाह नहीं है, गलतियां तो सबसे होती है, इट इज नॉट अ क्राइम। उन गलतियों से सीखना है, वी हैव टू लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स, कि व्हाट वाज आई थिंकिंग एंड व्हाट वाज आई सपोज टू थिंक। ये अगर आप अच्छे से पिकअप किया ना, तो अगली बार आप वही मिस्टेक नहीं दोहराओगे, अगर वैसे टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो। 6th क्वेश्चन देखिए हमारे स्क्रीन पे है, अ मैन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स led the police on a chase that ended with him atop of a windmill in Benton City. मतलब क्या है इस सेंटेंस का, कि कोई एक मैन है यूएस में, उसके पीछे पुलिस लगी हुई है, चेज सीन चल रहा है, वो भाग रहा है, उसके पीछे पुलिस भाग रही है, और वो एंड अप कहां हुआ? अटॉप ऑफ विंडमिल। मतलब क्या है, एक विंडमिल पे जाके वो चेज खत्म हुई, वो विंडमिल पे जाके बैठा रहा और फिर पुलिस ने वहां जाके उसको पकड़ा, बेंटन सिटी में। ये ऐसा कुछ सेंटेंस है, ठीक है। अभी एरर्स देखते हैं कैसे जनरेट हो सकते हैं। अ मैन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, अ मैन चलेगा, फ्रॉम कहां से? इंडिया से है, अ मैन फ्रॉम इंडिया, अ मैन फ्रॉम इंग्लैंड, अ मैन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, अ मैन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, चलेगा। फ्रॉम का यूसेज सही हुआ है। देखिए प्रीपोजिशन का यूसेज सही हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए मैंने आपको बहुत बार बताया है, सिंपल सा लाइन अपने पर्सनल लाइफ का बना के देखो। अ मैन फ्रॉम इंडिया बनता है ना, तो अगर फ्रॉम इंडिया बनता है तो फ्रॉम यूएस भी बनेगा, तो चलेगा, ठीक है ना। आर्टिकल द लिखा है, यूएस के पहले द चलता है क्या? बिल्कुल चलता है। कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज के पहले द लगाते हैं, ऐसे कंट्रीज जो किसी ग्रुप से बनते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, ये 50 ग्रुप्स या 50 स्टेट्स से बना हुआ एक कंट्री है, इसलिए द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोल सकते हैं, तो ये द का यूसेज भी चलेगा। तो ए आर्टिकल है, सॉरी ए पार्ट हैज नो एरर एज सच, ए में कोई एरर नहीं है। अ मैन फ्रॉम द यूएस लीड या लेड, LEAD या LED, लेड क्या हो सकता है? क्योंकि अगर लीड प्रेजेंट टेंस में लिखना है तो LEADES लीड्स होना चाहिए था, है ना, सिंगुलर फॉर्म में। पास्ट टेंस में अगर लिखना है तो LED, दिस लेड टू, LED वाला V2 होना चाहिए ना। मतलब टेंस का एरर है यहां पर, कौन से पार्ट में? बी पार्ट में। गलती से ए हो गया ये, ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको बी मान लेके चलते। सो लेड द पुलिस ऑन अ चेज दैट एंडेड, देखो एंडेड भी आगे जाके पास्ट टेंस में आ गया V2 फॉर्म में। सो ये अगर पास्ट टेंस में है तो ये लीड का भी लेड होना चाहिए पास्ट टेंस में। एंडेड विथ हिम अटॉप ऑफ अ विंडमिल, ना यहां पर भी कुछ गड़बड़ लग रही है सी पार्ट में, क्योंकि अटॉप जो होता है इसका मतलब ही होता है ऑन द टॉप ऑफ, अटॉप का मतलब ही होता है ऑन द टॉप। तो अगर ऑन द टॉप ऑफ आ गया है तो अटॉप के बाद वाला ये जो ऑफ होता है ना, इसकी जरूरत नहीं होती, ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगाते, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि डिस्पाइट ये जो वर्ड है इसका अपना खुद का मीनिंग होता है इनस्पाइट ऑफ, इसलिए इनस्पाइट ऑफ में ऑफ आ जाता है तो डिस्पाइट में ऑफ नहीं लगाते। वैसे ही अटॉप का जो मीनिंग होता है उसके अंदर ये ऑफ आ जाता है, इसी वजह से अटॉप के बाद आने वाला ये ऑफ जो है वो नहीं लगाना चाहिए, इट बिकम्स अ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। तो दो एरर्स हैं यहां पर, एक तो बी पार्ट में टेंस का एरर है और सी पार्ट में सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन का एरर है। क्या करेंगे? बी आंसर करेंगे कि सी आंसर करेंगे? नाउ बी एंड सी दोनों एक्सेप्टेबल आंसर्स हैं बाय द वे। अगर आपने बी दिया है तो भी सही हुए, सी दिया है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन देख के तो भी सही लग रहा है। लेकिन एग्जाम में ऐसे जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होता, लेकिन अगर आ जाते हैं कि आपको दो पार्ट में एरर दिखाई दे रहे हैं तो क्या करेंगे? आई वुड रिकमेंड
कि जो सबसे ऑब्वियस एरर है, जो सबसे बड़ा एरर है, उसके साथ जाते हैं। तो इस केस में टेंस का एरर जो है वो बड़ा है, सुपरफ्लुअस ये थोड़ा छोटे लेवल का एरर होता है, कभी कभी इग्नोर किया जा सकता है ना, बोली भाषा में इग्नोर कर देते हैं। जैसे रिटर्न बैक हम लोग बोलते समय कितनी बार यूज करते हैं, इसलिए वो एक्सेप्टेबल एरर जो है वो मान के चलेंगे। और बी पार्ट में टेंस का एरर है, ऐसे हम लोग मान के चलेंगे। सही है, तो लीड्स की जगह पर लेड होना चाहिए, LED लेड पास्ट टेंस में, तब जाके ये सेंटेंस सही बनेगा। तो बी पार्ट में आप एरर मार्क करके आएंगे। अगर कंफ्यूजन है तो मार्क नहीं किया तो भी चलेगा, स्किप कर दो, दूसरा कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, है ना। चलिए 7th क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। बहुत ही सिंपल है गाइस, पढ़ के ही समझ में आता है कि इसमें एरर कहां पर है। मोस्ट बोवाइंस, बोवाइंस क्या होते हैं? बोवाइंस आर एनिमल्स दैट बिलोंग टू द काउ फैमिली, काउज, ऑक्स, बफेलोज, ऑल दीज आर कॉल्ड बोवाइन क्रीचर्स। सो मोस्ट बोवाइंस दैट आर गोइंग टू यूज्ड, टू के बाद यूज्ड लगा दिया ईडी फॉर्म में, चलेगा क्या? ये नहीं चलेगा, पढ़ के ही समझ में आता है, यहां गड़बड़ है। टू बी यूज्ड ऐसे कर सकते हैं पैसिव इंफिनिटिव में, क्योंकि यूज कौन करेगा? बोवाइन करेंगे क्या यूज? नहीं, बोवाइन को यूज किया जाता है, कौन करेंगे? ओनर्स करेंगे, फार्मर्स करेंगे, है ना। सो बोवाइंस जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है? पैसिव नेचर का सब्जेक्ट। तो इसके साथ आने वाला इन्फिनिटिव भी पैसिव होना चाहिए। सो बोवाइंस आर गोइंग टू बी यूज्ड एज ऑक्सेन, ऑक्सेन इज प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑक्स, आर कैस्ट्रेटेड। कैस्ट्रेटेड का मतलब एनिमल्स का जो मेल अगर एनिमल्स होते हैं तो उनके टेस्टिकल्स को रिमूव किया जाता है, सो दैट वो एग्रेसिव ना बने, उनके हार्मोन्स को कंट्रोल में रखे। और अगर फीमेल होती है तो उन फीमेल्स की ओवरीज निकाली जाती है, सो दैट द फीमेल डजंट गेट प्रेग्नेंट विथ मोर एंड मोर किड्स। उसको कहते हैं कैस्ट्रेट करना एनिमल्स को, ठीक है। सो उन ऑक्सन को पहले कैस्ट्रेट किया जाता है बिकॉज दे आर इजियर टू कंट्रोल विदाउट ऑल दैट टेस्टेस्टोरोन। टेस्टेस्टोरोन इज अ हार्मोन, है ना, एक हार्मोन होता है जो सब में होता है, मोस्टली मेल्स में होता है ज्यादा। सो वो टेस्टेस्टोरोन को कंट्रोल करने, बेसिकली वो बोवाइंस को या ऑक्सिन्स को कंट्रोल करने में आसान होता है, बिकॉज दे आर नॉट एजिटेटेड एंड दे आर नॉट वेरी एग्रेसिव, बिकॉज वो कैस्केट्रेट करने की वजह से उनका टेस्टेस्टोरोन लेवल जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। ये ऐसा सेंटेंस है। तो सेंटेंस तो समझ में आ गया होगा आपको, इट इज वेरी सिंपल। द एरर हियर इज इन पार्ट बी, रॉन्ग यूसेज ऑफ इन्फिनिटिव, रादर स्ट्रक्चर ही गलत है। बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्राई कीजिए, बताइए आंसर क्या आएगा। The investors are scared that their funds will meet the same fate, given that low-rated papers are difficult to liquidate right now. एक एक करके देखते हैं। एरर एज सच नहीं दिख रहा है। इन्वेस्टर्स प्लूरल है, आर स्केर्ड चलेगा। आर स्केर्ड दैट, क्या किसकी वजह से स्केर्ड है? देयर मतलब उनके, इन्वेस्टर्स प्लूरल है, देयर इज ऑल्सो प्लूरल, उनके फंड्स चलेगा। विल मीट द सेम फेट, उनके फंड्स के साथ भी वही होगा जो किसी दूसरे फंड के साथ हुआ है, ऐसे उनको डर लग रहा है, चल जाएगा। मतलब बी पार्ट में भी कोई एरर एज सच नहीं है। द इन्वेस्टर्स आर स्केर्ड दैट देयर फंड्स विल मीट द सेम फेट, ओके। गिवन दैट, किसकी वजह से? गिवन दैट लो रेटेड पेपर्स, लो रेटेड ये आपका एडजेक्टिव बनेगा, कंपाउंड एडजेक्टिव। पेपर्स आपका नाउन बन जाएगा, सो एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, चलेगा। सी पार्ट में भी कोई एरर नहीं है। पेपर्स प्लूरल है, आर भी प्लूरल है। आर डिफिकल्ट टू लिक्विडेट, है ना, लिक्विडेट राइट नाउ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डी पार्ट में भी एरर एज सच नहीं है, नो एरर। ई आंसर इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, यहां पर नो एरर इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर, सबका आंसर करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट परसों की ही क्लास में मैंने आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया था।
Investors rushed to redeem investments in credit risk funds after Franklin Templeton Mutual Fund shut 6 of its debt schemes. कीवर्ड यहां पर ऑटोमेटिकली क्या मिल जाता है आपको? कीवर्ड मिलता है मल्टीपल एक्शंस इन द पास्ट सेपरेटेड बाय बिफोर एंड आफ्टर. टेंसेस का एक बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट रूल है पास्ट ऑफ द पास्ट वाला. दो रिक्वायरमेंट्स होती है. मल्टीपल एक्शंस इन द पास्ट. पहला वर्ब है रश्ड, दूसरा वर्ब है शट. पहला रिक्वायरमेंट पूरा हो गया. दूसरा रिक्वायरमेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट होते हैं. ये मल्टीपल एक्शंस जो है वो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. कैसे पता चलता है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है? कीवर्ड्स लाइक बिफोर एंड आफ्टर. बिफोर एंड आफ्टर ये कीवर्ड्स हमें बताते हैं कि सेंटेंस इंडिपेंडेंट है. तो बिफोर एंड आफ्टर में से आफ्टर आ गया. तो क्या करते हैं, जो सबसे पहले एक्शन हुई होगी उसके साथ हैड प्लस V3 लगाते हैं, और जो बाद में एक्शंस होते हैं उनके साथ V2 लगाते हैं. तो इन्वेस्टर्स पहले रश किए अपने पैसे को रिडीम करने के लिए, या पहले फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने अपने 6 डेट स्कीम्स को शट किया. पहले 6 डेट स्कीम्स को शट किया, उसके बाद अपने जो इन्वेस्टर्स हैं वो रश किए, दे हरीड कि अभी स्कीम बंद हो रही है तो हमारा पैसा वापस लेना पड़ेगा, है ना. सो पहले ये एक्शन हुई है. द फर्स्ट एक्शन इज शट एंड द सेकेंड एक्शन इज रश्ड. सो जो पहली एक्शन है वो हैड प्लस V3 के फॉर्म में आएगी, हैड शट. और जो दूसरी एक्शन है वो रश्ड V2 में चलेगा. ये रश्ड जो है वो V2 में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ये जो शट है उसके पहले हैड का लगना बहुत जरूरी है. दैट्स वाई सी पार्ट में टेंस गलत लिखा हुआ है. पास्ट ऑफ द पास्ट वाला जो फंडा है वो यहां पर अप्लाई करना बहुत जरूरी होगा. एंड दैट्स वाई सी आंसर इज अवर करेक्ट आंसर. ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. 10th क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी स्टूडेंट्स. बहुत सिंपल है, वेरी इजी. Liver damage in mild cases of COVID-19 is often temporary and the organ can return to normal without some special treatment. Liver damage in mild cases of COVID-19, यहां तक ठीक है. is temporary, damage singular, is में is is also singular, चलेगा. is often temporary, चलेगा. एंड द ऑर्गन कैन रिटर्न टू नॉर्मल. लिवर जो डैमेज हुआ है वो वापस नॉर्मल पे आ सकता है विदाउट सम स्पेशल ट्रीटमेंट या विदाउट एनी स्पेशल ट्रीटमेंट. सम का मतलब एक कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट और एनी का मतलब कोई भी ट्रीटमेंट. तो विदाउट एनी ट्रीटमेंट, किसी भी ट्रीटमेंट के बगैर, दैट ऑर्गन इज गोइंग टू कम बैक टू नॉर्मल. सो सम के जगह यहां पर क्या लगेगा? एनी लग जाएगा, है ना. बहुत ही सिंपल सा एरर था डी पार्ट में. डी आंसर इज योर करेक्ट आंसर. जिन लोगों ने डी आंसर दिया है सम का एनी करके, बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी गुड आंसर्स गाइस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 11th क्वेश्चन पे चलते हैं. टोटल 18 क्वेश्चंस करेंगे आज की एक्सरसाइज में. देखते हैं कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं. आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बताइए सेशन के एंड के बाद कितने सही हुए और गलत हुए. Eleventh question. The aircraft flew between a height of 500 meters to 1000 meters, keeping the aerospace safety in mind, especially with respect to bird activity. बहुत सारे अलग अलग आंसर्स आएंगे यहाँ पर, नो डाउट. कुछ लोग ए आंसर देंगे, कुछ लोग डी आंसर देंगे. डी आंसर वाले श्योर है कि बर्ड एक्टिविटी देख के डी आंसर देने वाले, बर्ड्स एक्टिविटी या एक्टिविटी ऑफ द बर्ड, ऐसे कुछ बोलने वाले लोग होंगे. लेकिन बर्ड एक्टिविटी चलेगा, इसमें एक्टिविटी आपका नाउन है और बर्ड जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है. और जब भी कोई वर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है तो सिंगुलर फॉर्म में ही आता है, बर्ड्स एस लगा के नहीं चलेगा. तो जो स्टूडेंट्स डी वाला आंसर मार्क कर रहे हैं बर्ड एक्टिविटी को देख के, आंसर गलत हो गया आपका. ठीक है. द एयरक्राफ्ट फ्लू, फ्लू ये क्या होता है? फ्लू ये फ्लाई का पास्ट टेंस होता है ना.
फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, FLOWN। सही है, तो V1 का बस V2 बन गया है पास्ट टेंस में, चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा। बिटवीन द हाइट ऑफ और बिटवीन अ हाइट ऑफ 500 मीटर्स टू 1000 मीटर्स। नाउ देखिए, ये एक पेयर कंजंक्शन का एरर है, इसमें एरर बी पार्ट में है गाइस, बी इज योर करेक्ट आंसर। बी में एरर कहां पर है, ये मीटर्स के बाद जो टू है ना, ये टू नहीं चाहिए, टू की जगह पर एंड चाहिए। जब भी बिटवीन यूज करते हैं और बिटवीन के बाद दो एंड्स के बारे में बात करते हैं, जैसे बिटवीन 500 है और दूसरा 1000 है, तो यहां पर बीच में ना एंड लगाते हैं, बिटवीन दिस एंड दैट, बिटवीन हियर एंड देयर, बिटवीन नाउ एंड देन, बिटवीन नाउ टू देन नहीं बोलते, है ना। तो टू ये प्रिपोजिशन का यूसेज नहीं होता, एंड का यूसेज होता है बिटवीन के साथ हमेशा। जैसे बोथ के साथ हमेशा एंड लगाते हैं ना, बोथ ए एंड बी, बोथ दिस एंड दैट, बोथ यू एंड आई, जैसे बोथ के साथ हमेशा एंड लगता है, वैसे ही याद रखिए बिटवीन के साथ भी हमेशा एंड ही लगता है। अगर आगे जाके कुछ लिखा है तो दो एंड्स को अगर मेंशन किया है, जैसे 500 और 1000 मेंशन किया है, तो ये एंड ही चलेगा, टू नहीं चलेगा। बी पार्ट में एरर है, योर आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर बी। कीपिंग इन माइंड और कीपिंग एरोस्पेस सेफ्टी इन माइंड, बाकी सब चलेगा, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू बर्ड एक्टिविटी, एवरीथिंग एल्स इज ओके, है ना। चलिए, आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये आंसर सही आया होगा। जिनका नहीं सही आया है, नोट डाउन कीजिए, पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए, कहाँ गलतियां हो रही है और इंप्रूव करना है हमें अगली बार। ओके, चलिए नेक्स्ट 12th क्वेश्चन बताएंगे फटाफट से सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12, फाइटर जेट्स कैरिड आउट फ्लाई पास्ट। फ्लाई पास्ट क्या होते हैं, जो लो एल्टीट्यूड से जो एयरफोर्स के एरोप्लेन्स जो जाते हैं ना, ऐसे 3-4 के ग्रुप में, जनरली परेड वगैरह जब चलती है, रिपब्लिक डे परेड के दिन वगैरह देखा होगा ना, वेरी वेरी लो एल्टीट्यूड से जाते हैं ना, उसको फ्लाई पास्ट कहते हैं, या फ्लाई बाय भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है ना। ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में उसको फ्लाई पास्ट कहते हैं, तो दोनों वर्ड्स चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइटर जेट्स ने कैरी आउट किया, कैरी आउट किया मतलब क्या किया, मेक समथिंग हैपन, फ्रेजल वर्ब है, कैरी आउट मीन्स मेक समथिंग हैपन, चल जाएगा। कैरी फाइटर जेट्स कैरिड आउट व्हाट, फ्लाई पास्ट, कहां पर, ओवर सेवरल सिटीज, बहुत सारे सिटीज के ऊपर से, है ना। थ्रू द कंट्री, थ्रू द कंट्री नहीं, गलत प्रिपोजिशन, या तो थ्रू आउट लिख दो, या तो थ्रू आउट लिख दो, थ्रू आउट मतलब पूरे कंट्री भर में, या अक्रॉस लिख दो, थ्रू आउट भी चलेगा, अक्रॉस भी चलेगा, सीधा थ्रू नहीं चलेगा। थ्रू का मतलब क्या होता है, के आर पार, जैसे द लाइट कम्स थ्रू द विंडो, है ना, वी वेंट थ्रू द ब्रिज, ऐसे थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हमें पूरे कंट्री की बात करनी है, सो थ्रू आउट होगा या अक्रॉस द कंट्री होगा। वाइल मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स शावर्ड पेटल्स, देखो कैरिड आउट ये पास्ट टेंस में है, शावर्ड भी पास्ट टेंस में है, पेटल्स ऑन हॉस्पिटल्स ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स, बाकी सब सही है। मतलब क्या है, अगेन बी पार्ट में आपका एरर मिल गया, सो बी आंसर विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रिपोजिशन का एरर था, समझ में आ गया, थ्रू की जगह थ्रू आउट या अक्रॉस आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 13th क्वेश्चन, एन अलार्मिंग डिप, डिप मतलब गिरावट, in the state's tax revenue coupled with a delay and cut in central transfers have pushed the state to the edge of a financial precipice. Precipice मतलब एक edge, a financial edge where anything can happen from now. The country's economy can go into shambles, something like that. Okay, on the brink of कहते हैं ना, वैसे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कीवर्ड जल्दी से पिकअप हो जाता है। जिन लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास एकदम डिटेल में पढ़ी है, उन सबको आंसर तो एकदम आराम से आ गया होगा अभी तक। कीवर्ड दिखाई दिया सभी स्टूडेंट्स को, कीवर्ड क्या है, कपल्ड विथ कीवर्ड है। कपल्ड विथ मतलब एपोजिशनल फ्रेज, कपल्ड विथ मतलब एपोजिशनल फ्रेज। नाउ एपोजिशनल फ्रेज क्या होती है, एज वेल एज, इन एडिशन टू, है ना, टुगेदर विथ,
coupled with, उसके बाद along with, including, excluding, ये जो words होते हैं, words like including, excluding, ये भी phrasal verbs होते हैं, सॉरी phrasal verbs नहीं, appositional phrases होते हैं। appositional phrases का मतलब है कि दिखने में and जैसे दिखते हैं लेकिन काम करते हैं noun जैसे, preposition जैसे। सो एपोजिशनल फ्रेज के बाद जो भी आता है ना उसको इग्नोर किया जाता है, और एपोजिशनल फ्रेज के पहले जो आएगा उसी को कंसिडर करेंगे। जैसे यहां पर एपोजिशनल फ्रेज के बाद क्या आ गया, देखो, अ डिले इन द कट ऑफ सेंट्रल ट्रांसफर्स, ये पूरा का पूरा इग्नोर करेंगे, ये अपने काम का ही नहीं है, ठीक है ना। और कंसिडर करेंगे सिर्फ पहले आने वाले पार्ट को। एन अलार्मिंग डिप इन द स्टेट्स टैक्स रेवेन्यू, इसमें डिप की बात हो रही है, पहले प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। डिप का नेचर कैसा है, सिंगुलर है। तो अगर डिप का नेचर सिंगुलर है तो ये हैव के जगह पर क्या होना चाहिए था, हैज होना चाहिए था। तो सी पार्ट में गड़बड़ है, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट इज रिटन इनकरेक्टली इन पार्ट सी, दैट्स व्हाई सी आंसर इज योर करेक्ट आंसर। सो जिन्होंने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है गाइस, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड आंसर्स। ओके, आई होप आप सबके ये क्वेश्चन सही आ रहे हैं, है ना। अगर गलत भी आ रहा है तो डिसहार्टन मत होइएगा, डोंट गेट डिसहार्टन। और भी 5 क्वेश्चंस बचे हमारे, 18 क्वेश्चंस टोटल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 14 क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सभी स्टूडेंट्स गिव इट अ ट्राई। जस्ट अ मोमेंट। The academic plan needs to be modified in order to suit the current situation, changing both teaching along with assessment methods। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जैसे बिटवीन के साथ एंड लगाते हैं वैसे ही बोथ के साथ भी आगे जाके एंड लगता है, एज वेल एज नहीं लगाते, है ना। बोथ, बिटवीन दिस एंड दैट, बोथ दिस एंड दैट, लेकिन यहां एग्जैक्टली वही हुआ है। देखो, बोथ के साथ आगे जाके उन्होंने अलॉन्ग विथ लिख दिया है, चलेगा क्या, ये नहीं चलता, अलॉन्ग विथ नहीं चलता, यहां पर एंड ही चाहिए। मतलब डी पार्ट में एरर है, डी आंसर इज योर करेक्ट आंसर। ओके, पेयर कंजंक्शन की तरह बोल सकते हैं आप, बोथ एंड। आगे बढ़ते हैं, 15th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स। वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। Since neither students nor teacher was prepared for this sudden lockdown, so it has become difficult for them as per the original plan. Now यहां पर neither nor दिखाई देने से एक पोटेंशियल एरर हमें मिल सकता है। नीदर के बाद आ गया स्टूडेंट्स जो कि प्लूरल नेचर में है, नॉर के बाद आ गया टीचर जो कि सिंगुलर नेचर में। If one singular and other plural noun is separated by neither nor, so verb जो आएगा, the verb is according to the nearest noun. Verb is according to the nearest noun. In this case, nearest noun is teacher. Teacher is singular, verb is also singular, was is singular in nature. So was prepared is written correctly. अगर was के जगह where होता तो गलत बन जाता, है ना। एक पोटेंशियल एरर था हमारा, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहां पर बी आंसर के साथ जाते हैं, लेकिन ये गलत है, बी बिल्कुल सही है। इसका एरर है सी में। सी में कहां एरर है, सो ये नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि सिंस ऑलरेडी आ चुका है ना। सिंस का मतलब क्या होता है, बिकॉज, और सो का मतलब भी क्या होता है, बिकॉज। जैसे रीजन एंड बिकॉज एक साथ एक सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते, वैसे सिंस और सो ये दोनों वर्ड्स जो कॉज एंड इफेक्ट डिनोट करते हैं, ये भी तो एक साथ नहीं यूज किए जा सकते, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बन जाएगा। It will be such a sentence where two words that have the same meaning are written in the same sentence, and that is not something that we want. इसीलिए since अगर मेंशन किया है तो so नहीं आएगा, या तो since हटा दो या so हटा दो। तो अगेन किसे हटाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे सर since को भी तो हटा सकते हैं, ए आंसर मार्क करेंगे, नहीं। इन लेफ्ट टू राइट पढ़ते समय जो पहले आता है अगर वो सही है तो उसको सही मान के चलते हैं। since में कोई गलती है क्या, अगर शुरुआत में लिख दिया तो कोई गलती नहीं, तो since is correct ऐसे मान के चलते हैं। and because since is correct, so will be incorrect. That's why C answer is your correct answer. ठीक है, I hope this is clear to all of you. आगे बढ़ते हैं, 16th question.
Come on guys, 3 more questions and our exercise will be done. In assets such as equity, you should invest as many as you can for a long period of time without worrying about day-to-day returns. Simple question है, very easy. In assets such as equity, you should invest as many as you can. देखो, in assets जैसे कि equity, इसमें कोई एरर नहीं है. You should invest, should के बाद V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया, चलेगा. as many as what? अगर many लिखा है तो आगे कुछ काउंटेबल नाउन होना चाहिए था ना. There has to be some countable noun after as many as 7,000 rupees, as many as 1 lakh rupees, as many as 1 crore rupees. कुछ तो होना चाहिए, कोई अमाउंट, कोई तो नाउन होना चाहिए ना. नहीं है, मेंशन नहीं किया है, तो many नहीं लिख सकते. as much as possible है ना. ऐसे बोल सकते हैं कि you must invest और you should invest as much as you can. अगर ये वर्ड भी होता ना, as many rupees, अगर सिर्फ रुपीज भी वर्ड होता यू के पहले तो भी ये many चल जाता, क्योंकि हमारे पास रुपीज ही आ गया. as many rupees as you want, बट रुपीज भी नहीं मेंशन किया है, कुछ भी मेंशन नहीं किया है, इसलिए many नहीं लगा सकते, तो यहां पर मच लगाना पड़ेगा. सो as much as you can, जितना चाहिए उतना. तो रुपीज भी हो सकता है, गोल्ड, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाउन हो सकता है जो मेंशन नहीं किया गया है ना. इसीलिए यहां पर बी पार्ट में एरर है. बी आंसर विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, चलिए 17th क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. बहुत ही सिंपल है, मतलब इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं बन सकता. ये एक ऐसा चिंटू क्वेश्चन आता ही है ना. आप एसबीआई क्लरिकल के प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एक आध क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा जो इतना आसान होगा कि आप उसको विदाउट लुकिंग भी विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं. जैसे ये ग्रेट चेन्नई कॉर्पोरेशन कंपनी का नाम है ना, ग्रेट चेन्नई कॉर्पोरेशन, सिंगुलर है. सिंगुलर के साथ हैव लगेगा क्या? नहीं लगेगा. हैज लॉन्च्ड अ मोटरसाइकिल एम्बुलेंस टू हेल्प रेजिडेंट्स इन द नैरो स्ट्रीट्स. बाकी सब सही है. बी पार्ट में एरर है. बी इज योर आंसर. सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट इज रिटन इनकरेक्टली. ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. टेक योर टाइम, 30 सेकेंड्स का समय है आपके पास. The government should issue debt with a commitment that these funds would be used primarily to invest in health systems. सुन के ही समझ में आता है, इंट्यूशन से सॉल्व कर सकते. मॉडिफायर के एरर की खासियत ही वही है कि दे कैन बी सॉल्व विथ योर इंट्यूशन. प्राइमरी इज रॉन्ग. व्हाट शुड बी द करेक्ट वर्ड हियर? प्राइमरीली. एडवर्ब चाहिए हमें, क्योंकि कैसे यूज किया जाएगा? प्राइमरीली यूज किया जाएगा. Use is the verb. So this word here has to be an adverb, but it is given as an adjective. Primary is an adjective. Wrong. Adverb is correct. Government should issue, should plus V1 चलेगा. A part में error नहीं है ना. Should issue what? Debt. Debt means पैसे. With a commitment that, with what commitment? That these funds चलेगा. Funds plural, these plural. would be used, again would plus V1 चलेगा. कैसे use? Primarily to invest in health systems. बाकी सब सही है ना. C part has the error. C answer is your correct answer. So this was the 18th question and the last question of our exercise. So I hope आप सबके questions, बहुत ज़्यादा questions सही आए हैं, and जितने भी questions सही आए हैं, आपका जो भी final score है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे सभी स्टूडेंट्स अपना अपना स्कोर बताएंगे. आई वांट टू सी ऑल योर स्कोर्स बिकॉज आई वांट टू सी कि आपको कितने क्वेश्चंस सॉल्व कर पाए हैं. एंड जो लोग बीच में से ज्वाइन हुए थे, आई वुड रिकमेंड कि आप वीडियो फिर से देख लीजिए पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में. एंड प्रैक्टिस करते रहना है. स्पॉट द एरर इज अ थिंग कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है. एंड एग्जामिनेशन में विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता. तो काफ़ी अच्छे हद तक हमने प्रैक्टिस की है इस हफ्ते स्पॉट द एरर की. एंड आई होप आपको ये सेशंस जो है वो बेनिफिशियल लगे हैं.
आई होप आपको ये सेशंस डेफिनेटली मदद करेंगे आगे आने वाले कुछ हमारे आने वाले एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप यू एंजॉयड इट। अगले हफ्ते से हमारा नया टॉपिक शुरू होगा। अभी स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस तो हमारे हो गए हैं ऑलमोस्ट। इसके बाद अभी नया टॉपिक शुरू करेंगे, मोस्टली क्लोज टेस्ट या पैराजम्बल, ऐसा कोई टॉपिक शुरू करेंगे अगले हफ्ते से जो हमारे बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड गाइज। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।